चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों से। आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। याद रखिएगा आईपीओ की हम बात कर रहे हैं, याद रखिए चैप्टर 15, जी हाँ चैप्टर 15 ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ। चैप्टर 15 याद रखिएगा हम लोग सीएफएल के अंदर पार्ट सेकंड से डिस्कस कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जैसे कि बेनिफिट्स की बात की थी और मैंने इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे डिस्कस की हुई हैं। जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है रिलेटेड टू आईपीओ वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा याद रखिएगा सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर्स टेकओवर कोड के रेगुलेशन 30 एंड रेगुलेशन 7 बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो मैंने ऑलरेडी गवर्नेंस पे आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। सो आप उसे जरूर देखिएगा। अगर किसी के पास उस वीडियो का लिंक अवेलेबल नहीं है तो मुझे रिक्वेस्ट भेजिएगा, मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड कर दूंगा। वो ऑलरेडी हमने डिटेल में डिस्कस किया तो यहाँ मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ उसमें, क्योंकि हम अगर टाइम बचाएंगे और हम अपने और चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो हमने डिस्कस अभी नहीं करी है। मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ये देखिएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, समझिएगा। अगर कंपनी जब आईपीओ लेकर आ रहा है तो कुछ ऐसे मटेरियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अभी डिस्कस करूंगा डिटेल में अच्छे से, वो कंपनी को डिस्क्लोज करने होंगे। कैसे करने होंगे, मतलब ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर रेगुलेशन की डिमांड है। जी हाँ, कंपनी जो कि इश्यूअर है, याद रखिएगा उसको डिस्क्लोज करने होंगे कुछ मटेरियल डॉक्यूमेंट्स। और वो कहां से पता लग रहा है हमें कि कंपनीज एक्ट कह रहा है, रूल्स कह रहे हैं, रेगुलेशंस कह रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर फॉर दिस पर्पस, किस पर्पस के लिए, कंपनीज एक्ट के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। या फिर सेबी कह रहा है कि आपको ना हमारे रेगुलेशन जो हमने बताया जो आपको ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर, जी हाँ ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर जो आप एस्पेक्ट्स कवर कर रहे हैं, जो भी आप इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर कर रहे हैं वो एज पर द रेगुलेशंस होंगी। और जनरल सी बात है, अब भी तो बहुत चीज आप लोग समझते हैं बातों को ना, क्लियर। तो क्या ध्यान रखना है कि जो एस्पेक्ट्स यहाँ डिस्कस की गई हैं, जैसे आप ऑफर डॉक्यूमेंट जो भी आप मिस स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो भी याद रखिएगा जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं वो मिस स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो एक्चुअल है उसे ही प्रेजेंट कीजिएगा। याद रखिएगा मैं आपको प्रैक्टिकली एक बात बता रहा हूं, आप लोग भी ध्यान सुनिएगा। अगर कंपनी ना अगर यहां गड़बड़ कर देता है तो आप जानते हैं ना कंपनी की रेपुटेशन बहुत बुरी तरह डैमेज हो जाती है। रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स पे देखा जाए तो जो एक्शन लिए जाएंगे सो लिए जाएंगे, मतलब रेपुटेशन भी हाथ से जाएगा। तो ध्यान रखना है हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, मैं डिस्कस कर लेता हूं। पहले हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं फटाफट से क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। देखिएगा सेबी रेगुलेशंस, या देखिए मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, डोंट फॉरगेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। Material contracts and documents, SEBI regulations as well as the Companies Act 2013 requires management to certify that all the relevant provisions of the Companies Act, rules, regulations, guidelines issued by the Government of India or by SEBI have been compiled with, and no statement made in the offer document of document टाइपिंग में भी गड़बड़ कर रखे हैं, offer document is contrary to the provision of these acts, rules and regulations। अब कैसे याद रखूंगा, कुछ भी याद नहीं कर रहा इसमें, क्या समझ नहीं तो है। क्या ध्यान रखना है, कंपनीज एक्ट के जो रूल्स रेगुलेशंस वो तो पढ़ते आए अब तक, हम अब तक क्या सीखते हैं एग्जीक्यूटिव से लेकर फाइनल में आ गए हो, हाँ यही तो सीखा है कि क्या क्या रूल्स क्या क्या रेगुलेशंस हमें बताए गए हैं हमें फॉलो करने होंगे, ठीक है। अब देखिएगा offer document also requires disclosure of a contracts which are or may be deemed material and are not in ordinary course of business, which are material contracts like and you know what, contract entered into with the merchant bankers, selling shareholders. This is one of the material contract. It's not the ordinary contracts of for an organization. किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप उसको अच्छा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट है और मटेरियल इन नेचर है तो वो भी बताना है, वो भी बताना है क्या हो रहा है। हाँ जैसे मान लीजिएगा कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है और यू नो बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है, मतलब बियॉन्ड द आर्म लेंथ लिमिट्स है, आर्म लेंथ लिमिट्स है, भूल गए क्या, क्लियर। तो उसको भी हम क्या बोल रहे हैं, मटेरियल इन नेचर हो गया, भले ही वो ऑर्डिनरी हो। सो कॉन्ट्रैक्ट्स जो आपके मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। द कॉपीज ऑफ दीज मटेरियल डॉक्यूमेंट्स एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर इंस्पेक्शन आर रिक्वायर्ड टू बी अटैच्ड टू द कॉपी ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट डिलीवर्ड टू द आरओसी, एंड सैट डॉक्यूमेंट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू बी मेड अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी फ्रॉम द ड्राफ्ट, देखो यहाँ पे कह रहा है फ्रॉम द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट स्टेज टिल द क्लोजर ऑफ द आईपीओ। थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ आईपीओ इट मस्ट बी अवेलेबल एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। कौन कौन से, जो मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको आपके डीओडी के साथ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट साथ में ये भेजने ही है आरओसी के पास। इसके साथ साथ आपको याद रखिएगा जब आपकी ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट की स्टेज स्टार्ट हो जाती है और आईपीओ लाने तक के ड्यूरेशन तक आपको रजिस्टर्ड ऑफिस पे भी इन मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स को मेंटेन करना होगा, याद रहेगा।
अब देखिएगा क्या क्या हो सकता है, देखिएगा स्टैंडर्ड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर इंस्पेक्शन आज फॉलोइंग। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि कौन कौन से मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स या डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। जैसे बहुत सिंपल सा है, देखो ध्यान से याद रखना, लिस्ट अभी याद करेंगे। मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स टू द इशू, ऑफर या इशू एग्रीमेंट विद बिटवीन कंपनी, मर्चेंट बैंकर एंड सेलिंग शेयर होल्डर्स इफ एनी। ऑफर या हम बोल रहे हैं क्या, इशू एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी, मर्चेंट बैंकर, सेलिंग शेयर होल्डर्स। अगर कोई ओएफएस कर रहा है, ऑफर फॉर सेल कर रहा है, तो भी एग्रीमेंट हुआ होगा इंटर, तो उसकी डिटेल आप कॉपी रखिएगा, मेंटेन करिएगा कहाँ पे, रजिस्टर्ड ऑफिस पे, इंस्पेक्शन के लिए रखेंगे। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड रजिस्ट्रार टू इशू। अच्छा ये क्या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, नहीं ना, मटेरियल इन नेचर, तो क्या कह रहे हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो या आपके कोई भी इशू एग्रीमेंट हो, बोलो मेरे साथ आप लोग, इशू एग्रीमेंट हो, उसको भी मेंटेन करना। इशू एग्रीमेंट किसके साथ हो रहा होगा, मर्चेंट बैंकर है, सेलिंग शेयर होल्डर्स है, बिटवीन द कंपनीज एंड मर्चेंट बैंक एंड सेलिंग शेयर होल्डर। ऑलराइट, इसके अलावा हम क्या बात कर रहे हैं, बोलिएगा कौन सा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ हुआ होगा, रजिस्ट्रार टू इशू। बैंकर टू द इशू एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी, मर्चेंट बैंकर एंड द बैंकर टू द इशू। ये मेरे बच्चे भूल के मत पूछ रहा हूं, बताए थे पहले भी, बट फिर भी किसी को डाउट हो कि बैंकर टू द इशू कौन है, पूछ सकते, बता देंगे, ठीक है। अंडर राइटिंग एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी, मर्चेंट बैंकर एंड अदर अंडर राइटर्स एंड मार्केट मेकिंग एग्रीमेंट्स, ठीक है, लीड मैनेजर और मार्केट मेकर, syndicate agreements between the company and syndicate members, and copy of the triplicate agreements entered into between the company, CDSL and the registrar to issue। so CDSL याद है, इसलिए डीमैट नहीं कराना है, एंड NSDL। अब सर मैं कैसे याद रखूंगा इन डॉक्यूमेंट्स को, डैम इजी है, डैम इजी। तुम ध्यान से देखो ना, ये पार्टीज नहीं है इन्वॉल्व इशू में, मर्चेंट बैंकर, रजिस्ट्रार टू इशू, बैंकर टू इशू, अंडर राइटर, हाँ, मार्केट मेकर, कॉन्सेप्ट सारे डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। सिंडिकेट एग्रीमेंट, सिंडिकेट जब जनरली क्या करते हैं आप, डिफरेंट बैंक के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, ब्रांचेस साथ में, ताकि क्या हो सके, आपका इशू प्रॉपर्ली मैनेज हो सके, कलेक्शंस भी तो लेनी होती हैं। ऑलराइट, एनीवेज यस, डीमैट के लिए CDSL या NSDL के साथ कर रहे हैं, जरूरी नहीं है दोनों के साथ ही कर रहे हैं, किसी एक के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी के साथ भी कर सकते हैं, CDSL या फिर NSDL के साथ में। तो ये क्या हो गया, मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, लिस्ट ऑफ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आएगा याद रखिएगा। अच्छा मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स भी होगा, ध्यान से देखो, अब इसी को समझो, यही पार्टीज हो गई जो आपकी प्रोफेशनल टीम हो गई, जो इशू के टाइम पे आपके जिनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेंगे। तो कंपनी कौन कौन सी पार्टी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है ड्यूरिंग द IPO, वो भी हमको लिस्ट समझ में आ गया होगा। क्लियर हो रहा है, बोल लीजिए एक बार, मर्चेंट बैंकर है, इशू रजिस्ट्रार टू इशू है, बैंकर टू इशू है, ठीक है, अंडरराइटर है, मार्केट मेकर है, या डीमैट के लिए फैसिलिटी की बात करेंगे तो हम CDSL या NSDL को भी बात कर अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम सिंडिकेट मेंबर्स की बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं फटाफट से हम लोग मटेरियल डॉक्यूमेंट्स की। तो हमने पहले क्या देखा, मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स, फर्स्ट हमने डिस्कस किया मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मटेरियल डॉक्यूमेंट्स। मटेरियल डॉक्यूमेंट्स क्या हो रहा है, देखिएगा, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अपडेटेड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे फटाफट से साइड में लिखो MOA एंड AOA, ये रिवीजन के टाइम पे काम आता है, इसलिए लिखवा रहे हैं, याद रखिएगा, रिवीजन के टाइम पे काम आएगा। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, COI, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स याद रखिएगा। सेकंड थर्ड हम करें COCB, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मैंडेटरी है, जानते हैं अब तो, ठीक है, पहले था 1956 में था, कम से कम 1956 में था, फिर उसके बाद में हटा दिए, फिर 2013 में वापस अमेंडमेंट करके इंसर्ट किया, COCB लेना मैंडेटरी है। ऑलराइट, कॉपी ऑफ द बोर्ड एंड शेयर होल्डर रेजोल्यूशन, जो इस इशू को ऑथराइज कर रहे हैं। क्या हो रहा है, चार डॉक्यूमेंट तो सिंपल सा एकदम वैसे समझ में आ रहा है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, बोलिएगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन COCB एंड BRN स्पेशल इशू SR। नाउ रिपोर्ट ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, peer review auditor on a company restated financial statements for the past 3 financial year and stub period not older than, stub period पहले पता ही बताया, stub period मतलब लेटेस्ट आपको रखना पड़ेगा एटलीस्ट 6 मंथ्स का, ठीक है। तो आपको फाइनेंशियल हिस्ट्री बतानी है लास्ट पास्ट ईयर का, जो कि ऑडिटेड स्टेटमेंट्स होंगे आपके, प्लस स्टब पीरियड मतलब एटलीस्ट 6 मंथ्स का, ओल्डर कोई नहीं होना, 6 मंथ्स से ओल्डर नहीं होना चाहिए। अपडेट्स, फाइनेंशियल अपडेट्स अपलोड होंगे तो फायदा क्या होगा, पता लगा इशू लेकर आए, 1 साल हो गया, पूरा टाइम लग गया, ठीक है। अब 1 साल के अंदर पता नहीं क्या क्या चेंज आया होगा, तो 6 मंथ्स का जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो भी आपको देना पड़ेगा, इसलिए बोल रहे हैं नॉट ओल्डर देन 6 मंथ्स। ऑलराइट, स्टैट्यूटरी ऑर्डर का रिपोर्ट यहाँ हाईलाइट करना इसको, एंड द रिपोर्ट ऑफ द पीयर रिव्यू ऑडिटर of one company restated financial statements consolidated
फॉर द पास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। तो दो स्टेट तरीके हो गए, एक तो स्टैंड अलोन बेसिस पे, और अगर हम लोग कैसे देखेंगे, अगर एसोसिएटेड या जॉइंट कंपनी के केसेस में भी है, एसोसिएटेड है या ग्रुप कंपनी के केसेस में, कैसे सब्सिडियरी होल्डिंग का केसेस में भी है, अगर है, ठीक है, एसोसिएटेड है इस केसेस में भी, तो हम क्या कंसोलिडेटेड बेसिस पे भी लेंगे। ऑलराइट सर, हियर एंड स्टेप पीरियड नॉट ओल्डर देन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग एंड ओपनिंग ऑफ द आईपीओ। स्टेप पीरियड आप समझ रहे हैं ना, स्टेप पीरियड, हाँ लेटेस्ट याद रखिए। लेटेस्ट का मतलब क्या है, फाइनेंशियल कोई चेंजेस आया है तो आपको वो भी मेंटेन यहाँ पे करना ही करना है, और वो जनरली होता है ना, एक्टिविटी अगर हुई है तो क्या हो रहा है आपको, वो फाइलिंग से याद रखिए, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द व्हाट, डीओडी अपने फाइल किया, और ओपीओ ओपनिंग ऑफ द आईपीओ, ठीक है। चलिए, स्टेटमेंट ऑफ टैक्स बेनिफिट्स फ्रॉम द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टैक्स अगर बेनिफिट्स अगर मिले हैं कंपनी को तो उसके लिए भी आपको बताना पड़ेगा। कॉपी ऑफ द एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनी फॉर द पास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है। अब समझ में आ रहा है, डॉक्यूमेंट्स ये मटेरियल डॉक्यूमेंट्स हैं, दिखने होंगे, देने होंगे, ठीक है, अवेलेबल होंगे रजिस्टर्ड ऑफिस पर। And consent of the statutory auditor, peer review auditor, banker to the company, merchant banker, registrar to issue, legal advisor to the issue, directors of the company, secretary, compliance officer as referred in their respective capacity। तो consent का मतलब यहाँ पे क्या हम तैयार हैं, हाँ आईपीओ के लिए। कंसेंट का मतलब है कि इंश्योर करके बताएंगे कि जो भी आईपीओ से रिलेटेड एस्पेक्ट जो कि इनकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग है वो कंपनी ने फुलफिल करी है। आप कंप्लायंस ऑफिसर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कंप्लायंस इज रिलेटेड टू व्हाट, आईसीडीआर, कंपनीज एक्ट, कंपनीज यहाँ पे फॉलो किया है, प्लस इसके साथ में जो सेक्टर रेगुलेटर का जो रिक्वायरमेंट है। मैं जैसे मैं कई बार बोलता हूँ बैंकिंग कंपनी है तो क्या करना पड़ेगा बैंकिंग कंपनी को, ऑफ कोर्स मानना पड़ेगा ना, आरबीआई की और बैंकिंग रेगुलेशंस को तो फॉलो करना पड़ेगा, तो वो उसकी सेक्यूरिटी रेगुलेटर का तो कंप्लायंसेस हुआ नहीं हुआ किसका रिस्पांसिबिलिटी है, इस बात की कंसेंट देनी है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर ये बात ऑथेंटिकेट करके देगा कि हाँ जी लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स जो है यहाँ पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये ऑथेंटिकेटेड है, बात पकड़ में आ रहा है। रजिस्ट्रार टू इशू बताएगा जी हाँ जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर दी है कंपनी ने। मर्चेंट बैंकिंग का बताएगा कि ड्यू डिलिजेंस सर्टिफाइड हो गया है। अभी पूरा सेक्टर में क्या डिस्कस किया है अभी तक, क्लियर। एंड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर स्टॉक एक्सचेंज फॉर लिस्टिंग ऑफ द सिक्योरिटीज, बात कर रहे हैं आगे क्या, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज मतलब बिना अप्रूवल, प्रिंसिपल अप्रूवल बिना लिए तो तुम स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो सकते हो, और इसने अगर ना कर दिया तो लिस्टिंग भी रह जाएगी तुम्हारी और इशू भी रखा रह जाएगा। ऑलराइट ना, ऐसा नहीं होगा तुम बड़ी डिलिजेंस सर्टिफिकेट टू द एसईबी फ्रॉम द मर्चेंट बैंकर। क्या बेटा, अगर देखिए क्वेश्चन इनका ये है, और ये यार बड़ा अजीब सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, फाइनल लेवल पे तो मत पूछो, चलो कोई बात नहीं, सुनो क्या कह रहे हैं। इनका कहना ये है कि कह रही हैं कि क्या मर्चेंट बैंक अगर कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज मना कर देता है, ठीक है, लिस्ट होने से, तो क्या वो अपील कर सकता है? ऑफ कोर्स अपील तो करेगा ही, और अपील की जा सकती है अगेंस्ट द स्टॉक एक्सचेंज, याद रखिएगा। बोल गए एससीआरए पढ़ा नहीं है, एससीआरए में पढ़ाए थे तो पहले पढ़ा होगा ना, जगटॉप में तो पढ़ाइए ना एससीआरए में। फिर ऑब्जर्वेशन लेटर इशूड बाय द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड रिप्लाई टू द ऑब्जर्वेशन बाय द मर्चेंट बैंकर, क्लियर है ना। दीज आर देखो यहाँ पे बोला गया है ना, लगभग हमको कितना है अप्रोक्सीमेटली 12 डॉक्यूमेंट्स है ना, जो कि मटेरियल डॉक्यूमेंट्स है। अब ये आपको अपने इशू टाइम पे मेंटेन करना है। क्या हो रहा है, कोई डॉक्यूमेंट लग रहा है ऐसा कि जो अनजान सा अनसुना सा लग रहा हो, ठीक है। अब देखो समझो, मैं मान के चलता हूं कि मैं नहीं कह रहा रट्टा मार के जाओ, एटलीस्ट आपको कम से कम 8-10 डॉक्यूमेंट आपके माइंड में बेच जाएगा। चलो बोल के देख लेते हैं, देखो आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं। मेमोरेंडम आर्टिकल्स आपके लिए हो गया, सीओआई हो गया, सीओसी भी हो गया, ठीक है। इसके अलावा हम अगर देखें बोर्ड डिसीजन, स्पेशल डिसीजन, ये जनरल एस्पेक्ट से आपके माइंड में विषय चल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा देख रहे हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर का रिपोर्ट लेना पड़ेगा, एक तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे, स्टैंडअलोन बेसिस पे। याद देखिए पास्ट 3 ईयर का चेक करना है हमको, ठीक है, पास्ट 3 ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे चेक करेंगे। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई टैक्स बेनिफिट्स मिले हों तो टैक्स बेनिफिट्स का सर्टिफिकेट चार्टर्ड अकाउंटेंट चलेगा रहेगा। इसके अलावा क्या होगा, एनुअल रिपोर्ट दीजिएगा पास्ट 3 ईयर का, एनुअल रिपोर्ट याद रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं, किससे किए हुए हैं, जो कि जनरली आपके लीगल एडवाइजर से होंगे, मर्चेंट बैंकर के साथ में है, रजिस्ट्रार टू इशू साथ में, कंप्लायंस ऑफिसर आपका कंपनी का, कंपनी सेक्रेटरी है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, इन सबका कंसेंट देना है। प्रिंसिपल अप्रूवल ले हो नहीं सकता तो स्टॉक एक्सचेंज उसके अप्रूवल लेनी है, उसका भी आपको डिटेल देना पड़ेगा। प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज फॉर लिस्टिंग सिक्योरिटीज, इसके लिए कौन सा एग्रीमेंट होता है, लिस्टिंग एग्रीमेंट, याद आ रहा होगा। फिर डिविडेंड सर्टिफिकेट आपको कौन देगा, मर्चेंट बैंकर, उसको कंसीडर करिएगा। एंड ऑब्जर्वेशन लेटर लेना है जी, इशूड बाय द सेबी एंड रिप्लाई टू द ऑब्जर्वेशन बाय द मर्चेंट बैंकर। ऑब्जर्वेशन लेटर का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि एस्पेक्ट्स पूरा हुआ है, सेबी देखेगा, हाँ जी चलिए। सेबी यहाँ पर याद देखिएगा आपको सिर्फ ये ऑब्जर्व करके बताता है क्या कि आपने कंप्लायंसेस प्रॉपर किए हैं या नहीं किए हैं, नहीं किए हैं वो रिजेक्ट कर देगा। बात पकड़ में आ गया, एरर जनरेट हो जाएगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड टू सम अप, मेकिंग आईपीओ लाइक कंडक्टिंग एन, अच्छा ये एक बात समझो,
जो हम बता रहे हैं यहां से, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अप्रेजिंग द बोर्ड एंड अदर फंक्शंस इन द ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग द पोस्ट आईपीओ लिस्टिंग गवर्नेंस, ठीक है, चेंजेस, ये सारी एस्पेक्ट्स, बोर्ड प्रोसीजर क्या है, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, रेगुलेशन नंबर 30, 31 याद करो, तुम्हें डिटेल में बताए हुए हैं, कितने टाइम बेड में बताना पड़ता है आईपीओ लेकर आ रहा है, सिक्योरिटी इशू करने जा रहा है आईपीओ, बाहर में क्या सिक्योरिटीज इशू करने जा रहा है, उसका ही कॉन्सेप्ट है क्या, बोर्ड मीटिंग होगा उसको 30 मिनट्स के अंदर बताना पड़ेगा, फिर रेगुलेशन 7 में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, सब लोगों को अपना होल्डिंग डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है, बात पकड़ में आ रहा है। अदर कंप्लायंस से बोर्ड कंपोजिशन में क्या चेंज करना होगा, बहुत सिंपल बातें ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं हम लोग, पहले सेशन में डिस्कस किया हुआ है। आई होप आप लोगों को डाउट होगा, डाउट अगर है तो पूछो, डाउट है तो पूछो, मेरे से फिर कह रहा हूं डाउट है तो पूछो। प्रॉब्लम क्या है कि मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मैंने इसको बता दिया है, बताना ही क्या। अब बोर्ड कंपोजिशन की बात तुम खुद सोच के देखो, अगर लिस्टेड कंपनी हो गया, लिस्टेड कंपनी होगा तो क्या बोर्ड कंपोजिशन सेम रहेगा? ऑफ कोर्स नॉट, चेंज हो जाएगा ना। हाँ, फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन हमको अट्रैक्ट होगा। ये सारी एस्पेक्ट्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने डिस्कस किया हुआ है, कंपनी वेबसाइट पे डिटेल में वीडियो बना के बताया हुआ ऑलरेडी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूं स्पेशली। तो अगर सुनो ध्यान से, ऑनलाइन में लवली स्टूडेंट्स, अगर लगता है कि किसी को ये वाले रेगुलेशंस में क्लैरिटी नहीं है, कोई डाउट है जो मैं यहाँ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप मेरे को, और किसी के पास अगर वो लिंक अवेलेबल नहीं है, आप लोगों के लिए नहीं कह रहे हैं, आप लोगों के पास हो जाए यार सेंड तो क्या था, नहीं है तो मांग लेना हो, आप सुनेगा। अगर आप लोगों को भी लगता है कि पास वो लिंक नहीं है, आप बताइएगा, वो लिंक आपको प्रोवाइड करा जाएगा, लेकिन याद रखिएगा, चेक कीजिएगा, आप लोगों की ईमेल आईडी पे भेजा गया था सारे लिंक्स, वो क्लासेस वाइज वो होंगे। एनीवेज आइएगा ना, ऑर्केस्ट्रा वेयर ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स, देखो कह रहा है मेकिंग आईपीओज लाइक कंडक्टिंग एन ऑर्केस्ट्रा, इंटरेस्टिंग है, देखो ना, देखो वेयर ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रन इन अ सेंस विद द, अच्छा रिदम एंड नहीं होगी तो फिर फायदा क्या चलेगा ना, सिंक्रोनाइज होना जरूरी है, विद ईच अदर टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। प्रिपरेशन ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट though is a complex process, it makes companies to realize its own potential as well as streamline their internal operations, enabling and preparing them to face new investors who will be consider investment in their companies. Obviously, when companies raise money, अच्छा ये एक मैं क्लियर कर दूं, मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बोल रहा हूं, देखो यही क्वेश्चन तुम्हारे लिए बन सकता है। मेकिंग एन आईपीओ लाइक कंडक्टिंग एन ऑर्केस्ट्रा वेयर ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रन इन अ सेंस विद ईच अदर टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। कमेंट, यहां पर क्वेश्चन आ सकता है, कमेंट करने के लिए आ सकता है क्वेश्चन, मैं फिर बोल रहा हूं इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो एग्जाम्पल के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए क्या हो रहा है। तो क्या कह रहे हैं, वापस सुन लो, द प्रिपरेशन ऑफ एन ऑफर डॉक्यूमेंट दो इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट मेक्स कंपनी, क्या करेंगे यहाँ पर, इसको हाईलाइट करो, क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, मेक्स द कंपनीज टू रियलाइज इट्स ओन पोटेंशियल एज वेल एज स्ट्रीमलाइन देयर इंटरनल ऑपरेशंस। क्यों? ताकि क्या होगा, एनेबलिंग एंड प्रिपेयरिंग देम टू फेस द न्यू इन्वेस्टर्स हु विल कंसीडर इन्वेस्टमेंट इन देयर कंपनीज। Obviously, when companies raise money, their responsibility to act in proper and ethical manner and also provide information in required manner, enabling investor to take informed decision, which is mandate of Securities Exchange Board of India. Any instances of error of commission or error of omission may lead to distressing situation where the companies may not be able to sustain requirement legal and otherwise and also face the reputational risk. वही तो डिस्कस किया है। तो क्या कह रहे हैं, क्या आपको कंपनी की पोटेंशियल और उसकी कंपनी की जो इंटरनल ऑपरेशंस है वो उसकी स्ट्रीमलाइन करना बहुत जरूरी है, ताकि आपके जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, न्यू इन्वेस्टर्स अपने क्या देखेंगे कि कंप्लीट डिस्क्लोजर्स कंपनी ने प्रोवाइड किए हुए हैं। इधर सेबी भी आपके ऊपर मैंडेटरी प्रोविजन डालते हैं कि आपको डिस्क्लोजर्स देने ही है। अब देखिएगा यहाँ क्वेश्चन आते ही साथ के साथ में आपके साथ में हो सकता है, इन दिस रिगार्ड यू नो कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट या इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस द इंपॉर्टेंट फंक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर लिस्टिंग, यू नो व्हाट, क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस होंगे, जैसे बोर्ड प्रोसीजर, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, जैसे हम रेगुलेशन 30 और रेगुलेशन 7 याद रखिएगा, हम डिस्कस यहाँ पे एक बार रीड करना जरूर, ठीक है, ये डिस्क्लोजर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, हाँ जी बिल्कुल क्या था इसलिए कह रहे हैं, गवर्नेंस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। सो यहां एक बार रीड जरूर करना है, ऑलराइट। अब इस चैप्टर में याद रखिएगा, चैप्टर का टेस्ट करूंगा मैं, ताकि जो भी कोई डाउट रह गया होगा उसमें मुझे पता लग जाएगा कि आप लोगों को गड़बड़ कहीं कर तो नहीं रहे हो, जो मैं चाह रहा हूं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं, एक्चुअली आप लोग वो उस लेवल पे आ रहे नहीं आ रहे हो। तो टेस्ट के लिए तैयार रहना, ठीक है, टेस्ट के लिए तैयार रहना, चैप्टर का टेस्ट करेंगे, ठीक है, वो टेस्ट सीरीज वाला अलग हो गया, इसका टेस्ट एक सेपरेट अलग से करेंगे, आप लोगों को कहा हुआ है ना। तो टेस्ट इसका एक बार वापस से करेंगे, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, कल ही इसका टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, एक बार अच्छे से अलग अलग क्वेश्चंस प्रिपेयर करके और डिस्कस करेंगे, फिर कोई रह जाएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे, ऑलराइट। जिनके पास फिर कह रहा हूँ लिंक नहीं है वो कांटेक्ट कर सकते हैं हमको। चलिए ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट सेशन में लोग डिस्कस करते हैं।